This is the nitric acid and the chemical formula of the nitric acid is the HNO3. पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि नाइट्रिक एसिड को किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं इन द लैब में। इसको लैब में प्रिपेयर करने के लिए सिंपल सा चीज़ है कि इसको हम लैब में प्रिपेयर करने के लिए सोडियम नाइट्रेट को लेकर NaNO3 को लेते हैं या फिर पोटेशियम नाइट्रेट, दो में से कोई एक को, या सोडियम नाइट्रेट लीजिए या फिर पोटेशियम नाइट्रेट को लीजिए और इसको लेकर HNH2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको लेकर हम लोग क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। जब हीट करते हैं तब हमको क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा और साथ ही साथ में HNO3 ऑब्टेंड होती है, यानी नाइट्रिक एसिड ऑब्टेंड होती है। अब देखिए ये जो होता है वेपर के फॉर्म में ऑब्टेंड होती है, ठीक है, ये जो होती है हमको जो वेपर के फॉर्म में ऑब्टेंड होती है। यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं वो देखिए ऑपरेटर्स कुछ ऐसे होता है, इसे हम लोग रिटॉर्ट कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिटॉर्ट कहते हैं। ये ऑपरेटर्स है इसका जो यहाँ पर यूज किया जाएगा, इसे हम लोग रिटॉर्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे होता है, बत्तख की चोंच जैसा इसका माउथ होता है और इसमें हम लोग क्या करेंगे इस रिटार्ट में, ठीक है, इस रिटार्ट में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 और प्लस H2SO4 कंसनट्रेट लेकर इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हीट कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर हीट कर देंगे, नेट इसको लिया और लेने के बाद इस पर हम लोग जब हीट करते हैं, ऐसे है ये पूरा ऑपरेटस हमारा, और यहाँ पर बर्नर लगा होता है इस तरह से ऐसे, और ये यहाँ पर जब हम लोग हीट करते हैं यहाँ पर एक और फ्लास्क लगा होता है ऐसे, इस तरह से फ्लास्क लगा होगा ऐसे, और यहाँ पर वाटर इसके ऊपर से ऐसे टैप से क्या होता है, गिरता रहता है, वाटर इसके ऊपर से टैप से ऐसे गिरता रहेगा इस तरह से, और ये आपका इस तरह से होता है। तो यहाँ पर जब हम हीट करते हैं तो ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करती हैं तो यहाँ पर एज ए वेपर्स के रूप में क्या होता है, वेपर्स ऑफ, यहाँ पर जो होता है आपका वेपर ऑफ, यहाँ पर आपका वेपर बनता है, वेपर ऑफ नाइट्रिक एसिड बनती है, HNO3 बनता है जो यहाँ से होते हुए आगे मूव करता है, ठीक है, और यहाँ पर जाकर कंडेंस होता है और कंडेंस होने के बाद एज ए लिक्विड यहाँ पर क्या बनता है, लिक्विड HNO3 का फॉर्मेशन हो जाता है, लिक्विड HNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से। दूसरी बात अगर हम करें तो इसको कॉमर्शियल स्केल पर कैसे बनाएंगे, कॉमर्शियल स्केल पर बनाने के लिए, कॉमर्शियल इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो ध्यान दीजिए। इसको बनाने के लिए हम लोग जिस मेथड का यूज़ करते हैं उसे हम लोग ओस्टवाल्ड मेथड के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, ओस्टवाल्ड मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें 3 स्टेप होती है। सबसे पहले स्टेप में जो होती है अमोनिया जो होती है, सबसे पहले स्टेप में अमोनिया जो होती है वो हीट की जाती है, ठीक है, अमोनिया जो होती है यहाँ पर क्या की जाती है, हीट की जाती है विद द ऑक्सीजन के साथ। अमोनिया जो होती है यहाँ पर हीट की जाएगी विद द ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द प्लेटिनम और रहेनियम कैटलिस्ट के ऊपर कितने टेम्परेचर पर, एट द 9 बार प्रेशर और 500 केल्विन टेम्परेचर पर। जब इस पर हीट करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या बनता है, NO बनता है, साथ ही साथ में क्या बनता है आपका H2O बनता है, NO बनेगा और H2O बनेगा। इसको बैलेंस कर लीजिए। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर 4 यूज करेंगे और यहाँ पर क्या बनेगा, 4NO बनेगा, और यहाँ पर देखिए 4 × 12, यहाँ पर 4 हो गया, 12 हुआ, यानी ये यहाँ पर 6 यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर 5 यूज़ कर लेते हैं।
दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरे स्टेप में जो होता है आपका, दूसरे स्टेप में ये दूसरा स्टेप जो होगा उसमें क्या होगा, ये NO जो होती है ऑक्सीडाइजिंग टावर में भेजी जाती है। ये NO जो होती है ऑक्सीडाइजिंग टावर में भेजी जाती है, और ऑक्सीडाइजिंग टावर में भेजी जाती है, और ये ऑक्सीडाइज होकर NO2 में कन्वर्ट होती है। ये एरियल ऑक्सीडेशन होता है, एरियल ऑक्सीडेशन होगा, ये एरियल ऑक्सीडेशन होता है, और ये NO2 में कन्वर्ट होती है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है, यहाँ पर थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये जो NO बनती है, NO2 बनता है, इसको हम लोग लेकर क्या करते हैं, वाटर में एब्जॉर्ब करा देते हैं। जब वाटर में एब्जॉर्ब कराते हैं तब हमको क्या बनता है, HNO3 बनता है, और साथ ही साथ में क्या बनता है आपको, NO बन जाता है। देखिए इस मेथड में जो नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, इसकी सबसे बड़ी खराबी इस मेथड के क्या है कि ये नाइट्रिक एसिड हाईली डाइल्यूटेड होती है, हाईली डाइल्यूटेड होती है ये। अब इसको कंसंट्रेट करने के लिए हम करते क्या हैं, इसको कंसंट्रेट करने के लिए इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं। तो ये हमको 68% बाय मास कंसंट्रेट HNO3 ऑब्टेंड होती है, HNO3 ऑब्टेंड होती है। इसको फर्दर अगर हम लोग क्या करें, पास कर दें ओवर कंसंट्रेट HNH2SO4, अगर इसको कंसंट्रेट H2SO4 के ऊपर से पास कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है हमको, तब ये हमको 98% कंसंट्रेट बाय मास HNO3 ऑब्टेंड हो जाता है। HNO3 हमको क्या होता है, ऑब्टेंड होता है 98% बाय मास। HNO3 हमको क्या होगा, ये ऑब्टेंड हो जाएगा। बात समझे। तो इस तरह से हम लोग इसको लैब मेथड में और इस तरह से हम प्रिपेयर्ड करते हैं, इस तरह से हम इसको लैब मेथड और कॉमर्शियल मेथड पर क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड करते हैं। मैं एक बार अगेन बोल रहा हूँ, देखिए कॉमर्शियल मेथड पर इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, ओस्टवाल्ड मेथड का हम यूज़ करेंगे। इस मेथड में सबसे पहले स्टेप में क्या होती है, अमोनिया जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ द प्लेटिनम या प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और इसका कंडीशन ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 9 बार प्रेशर होता है यहाँ पर, और 500 जो होता है यहाँ का टेम्परेचर होता है। 9 बार प्रेशर होगा, 500 टेम्परेचर होगा, यहाँ पर 500 इस तरह से टेम्परेचर होता है। तब हमको क्या बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, यानी NO बनती है, और साथ ही साथ में क्या बनता है, H2O बनता है। फिर इस NO को हम एरियल ऑक्सीडेशन कराते हैं इन ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर में, तब हमको क्या मिलता है, NO2 मिल जाता है। फिर इस NO2 को वाटर में एब्जॉर्ब कराते हैं। ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, एब्जॉर्प्शन टावर में होती है। तो यहाँ पर जब हम इसको कराएंगे तब हमको ये क्या मिलती है, नाइट्रिक एसिड मिलती है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड मिलता है, और साथ ही साथ में NO मिलता है। अब इस NO को हम वापस इस जगह पर भेज देते हैं फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए। इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इस मेथड में जो नाइट्रिक एसिड मिलती है वो हाईली डाइल्यूटेड होती है। इसको कंसंट्रेट करने के लिए इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं, तब हमको ये 68% कंसंट्रेट बाय मास मिलती है। और फर्दर अगर इसको हमको कंसंट्रेट कराना होता है तो हम करते हैं क्या, इसको पास करते हैं ओवर द कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से, तब हमको 98% बाय मास नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। क्या मिलता है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड हमको प्राप्त होती है। इस तरह से हमें कॉमर्शियल स्केल पर क्या होता है, नाइट्रिक एसिड बन के तैयार होती है। दूसरा, इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले फिजिकल इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो इसकी सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये कलरलेस होती है, कलरलेस लिक्विड है। ये कलरलेस लिक्विड होती है। क्या होती है, कलरलेस लिक्विड होती है। ये आपका कलरलेस लिक्विड होगी इस तरह से, ठीक है, बात समझें। दूसरा चीज़, ये कलरलेस लिक्विड है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो होती है इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है,
इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो कितना होता है, वो होता है 231.4 केल्विन, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 355.6 केल्विन होता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये इतना इसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो होगी वो क्या होगी 231.4 केल्विन होता है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 355.6 केल्विन होगा। 231.4 केल्विन इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है 355.6 केल्विन है, ठीक है। बाय नाइट्रिक एसिड जो हमें लैब में प्रिपेयर सप्लाई की जाती है वो 68% कंसनट्रेट होती है बाय मास, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.504 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो वेपर फेज में इसका जो स्ट्रक्चर्स होगा वो क्या होगा, वो इस तरह से होता है। यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर O है और यहाँ पर आपका H है। देखिए बुक में आपको यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगेगा, क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है रेजोनेंस के थ्रू इन दोनों जगह पर आता रहता है, इसलिए इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड के रूप में भी आप देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो बॉन्ड लेंथ है वही बॉन्ड लेंथ ये भी होगी, तो इसलिए इसका जो बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर होता है, और ये बॉन्ड एंगल जो है 130 डिग्री होती है। यहाँ का जो बॉन्ड लेंथ होती है 140.6 पिकोमीटर होती है। यहाँ का जो एंगल होता है वो कितना होता है 102 डिग्री होता है, और ये जो बॉन्ड लेंथ ये वाली होती है ये कितनी है 96 पिकोमीटर होती है। ये आपको पूछा जाता है गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ द नाइट्रिक एसिड, गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ द नाइट्रिक एसिड करके ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। दूसरी बात अब ध्यान रखिएगा कि जो नाइट्रिक एसिड, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें ध्यान समझिएगा, ये जो होता है HNO3 जो होती है इज़ हाईली सॉल्युबल होती है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है। HNO3 जो होती है वो क्या होती है हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है, ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है। वाई? बिकॉज कभी कभी पूछा जाता है बिकॉज इट रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है। देखिए अगर हम इसको वाटर में सॉल्युबल करते हैं HNO3 को, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है, और रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाती है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्या बनाएगी नाइट्रेट आयन बनाती है, साथ ही साथ में क्या बनाती है आपको H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाती है। देखिए चूँकि इसके एक्वस सोल्यूशन में क्या है हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है। इट्स एक्वस सोल्यूशन कंटेन its aqueous solution contain H3O positive hydronium ion, so its aqueous solution is acidic in nature होता है, acidic in nature होता है, एसिडिक इन नेचर होती है। एक बात ध्यान रखेंगे कि ये नाइट्रिक एसिड एक गुड कंडक्टर, देखिए नाइट्रिक एसिड जो होती है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होती है। नाइट्रिक एसिड चाहे वो लिक्विड, चाहे वो डाइल्यूट स्टेट में रहे, चाहे वो कंसनट्रेट स्टेट में रहे, तो नाइट्रिक एसिड जो होती है HNO3 जो है इज़ ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज़ ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको इन बोथ dilute form
as well as concentrated form। देखिए पहले चीज़ इसकी अगर हम देखा जाए तो ये एक चीज़ हम यहाँ पर पहला देखें तो ये इट कैन ऑक्सीडाइज्ड मोस्ट ऑफ मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम, दैट इज द नोबल मेटल्स। दीज टू आर द नोबल मेटल, गोल्ड एंड प्लेटिनम इज द नोबल मेटल्स। इनको छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स को ये क्या करती हैं, ऑक्सीडाइज कर देती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द product of the reaction is depend on nature of metal and reaction condition। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग डाइल्यूट कंडीशन में लेके चलते हैं। तो डाइल्यूट कंडीशन में अगर हम लेके चलेंगे तो देखना है आपको यहाँ पर देखिए, तो सबसे मान लीजिए हमने कॉपर के लिया, कॉपर को लेकर इसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ अगर हम रिएट इसको कराते हैं तो हमको क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है। पहला चीज़ कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। साथ ही साथ में क्या बनता है, यहाँ पर NO बनता है और क्या बनता है, H2O बनता है जब डाइल्यूट होता है कब। तो इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो तरीका है जो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के पढ़ते वक्त पढ़े हुए थे। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ले लीजिए, कॉपर से क्या बना है, CuNO3 बना है ट्वाइस का। और फिर देखिए ये HNO3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, वो कन्वर्ट हो रही है NO में। किस में कन्वर्ट हो रही है, NO में। तो अब देखिए यहाँ पर नाइट्रेट आयन है, तो नाइट्रेट आयन का जो मेन सोर्स ऑफ टूवर्ड द रिएक्टेंट है वो क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो कितने नाइट्रेट आयन यहाँ पर, 2 है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 2 नाइट्रिक एसिड को पहले ऐड कर लेते हैं हम लोग। फिर देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है जबकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग कितना आ रही है, 2 की आ रही है। यहाँ देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है जबकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कितना है, यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पर +2 आएगा। तो यहाँ पर कितनी चेंजिंग आई, 2 का है। तो इसमें 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, ऐसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे इसको तो अब देखिए क्या मिलेगा आपको, जोड़ दीजिए इसको तो ये मिल जाएगा देखिए 6HNO3 प्लस, यहाँ देखिए फिर 2HNO3 हो जाएगा, प्लस हुआ 3Cu हुआ, गिब्स हुआ, यहाँ देखिए 3CuNO3 का ट्वाइस हो गया, प्लस हुआ यहाँ देखिए 2NO हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इन दोनों को हम लोग एक साथ जोड़ कर लिख सकते हैं। तो हम लोग सीधे लिखते हैं 8HNO3 प्लस 3Cu गिब्स 3CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2NO। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हुआ ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ 3/24। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6 3 18 18 2 20, यानी हमारे पास कितना बचा, 4 बचा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग H2O जोड़ देंगे इस तरह से, तो वाटर इस तरह से हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, तो अब ये हमारा इक्वेशन क्या हुआ। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है अगर हम लोग देखें तो कॉपर को अगर हम लोग कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3, यहाँ पर क्या है, कंसनट्रेट है, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड है, इसके साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट बनेगा NO3। ये तो प्रोडक्ट सेम होगा जैसे पिछली बार था, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर अब जो बनेगा NO2 बनेगा और प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। देखिए नाइट्रेट आयन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 इधर हो गया, 2 इधर, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 2 2 4। तो यानी इसका मतलब इसको बैलेंस करना इजी है। यहाँ पर बस केवल 4 लगा दीजिए तो ये आपको बन जाएगा। और देखिए हाइड्रोजन को देखिए यहाँ पर 2 है, 4 है, जबकि यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा कि जब कॉपर हमने लिया
और नाइट्रिक एसिड जब हमने डाइल्यूट लिया, जब नाइट्रिक एसिड को हम लोग ने क्या लिया, HNO3 को हमने डाइल्यूट लिया था, डाइल्यूट लिया, जब ये इससे रिएक्ट करता है तो ये क्या बनता है, कॉपर बना, नाइट्रेट बना था, कॉपर नाइट्रेट बना था और साथ ही साथ में क्या बना था, नाइट्रिक ऑक्साइड बना था और वाटर बना था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और जब हम लोग इसको HNO3 को कंसनट्रेट लेते हैं तब क्या बनेगा, देखिए ये इससे रिएक्ट किया और ये इससे रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इससे रिएक्ट किया कॉपर से रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है ट्वाइस प्लस 2NO2 बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए प्रोडक्ट में चेंज हो गया, कॉपर सेम मेटल था लेकिन कंडीशन ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर डाइल्यूट है तो NO बना और कंसनट्रेट लिया तो NO2 बना और साथ ही साथ में क्या बना, वाटर बनता है। अब देखिएगा अगर हम जिंक से रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को लेकर HNO3 डाइल्यूट अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, देखिए यहाँ पर ZnNO3 बनेगा, साथ ही साथ में क्या बनेगा, यहाँ पर ZnNO3 बनता है और साथ ही साथ में आपको क्या बनेगा, यहाँ पर देखें तो ZnNO3 हुआ। और अब इसके बाद यहाँ पर जो बनता है वो बनता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बनता है, N2O बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है, वाटर फॉर्म होता है। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर करिए 4, आप यहाँ पर 4 कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर 10 कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 8 खत्म, यानी यहाँ पर क्या हो गया, देखिए नाइट्रोजन 8 बैलेंस हो चुका है, केवल 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन ये हुआ 10 हो गया, ठीक है 10 नाइट्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन को देख लीजिए तो 30 ऑक्सीजन है यहाँ पर कुल टोटल, यहाँ पर देखिए 6 24 यहाँ पर देखिए 6 हुआ, 6 चौके 24 हुआ। अब 24 और 1 कितना हो गया, 24 1 25, कितना बच गया आपके पास, 5 बच गया। तो यहाँ पर आप 5 कर लीजिए। देखिए अब हाइड्रोजन की बैलेंस कर लीजिए संख्या, तो आप देखेंगे 5H2O है और यहाँ पर भी क्या है 10OH है, यानी दोनों बराबर हो चुके हैं। अब देखिए अगर हम लोग जिंक का कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, HNO3 कंसनट्रेट है ये है, तो यहाँ पर क्या बनता है, देखिए 4, यहाँ पर बनेगा आपका Zn, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बनेगा आपको Zn और साथ ही साथ में क्या बनता है NO3 ट्वाइस प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, NO3 ट्वाइस होगा और साथ ही साथ में क्या बनेगा NO2 प्लस H2O, ठीक है 2H2O यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है बात समझे। अब यहाँ पर देखने की योग्य चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए अगर हम लोग ने मेटल को चेंज किया, नेचर ऑफ द मेटल अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, नेचर ऑफ मेटल अगर हम चेंज करते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप कि अगर हम नेचर ऑफ मेटल चेंज करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये डाइल्यूट था, कॉपर का था मेटल, डाइल्यूट था तो यहाँ पर NO बना था, लेकिन अगर इस डाइल्यूट कंडीशन को तो सामान लिया लेकिन मेटल को चेंज किया, जिंक ले लिया और जिंक जब लिया तो यहाँ पर NO की जगह पर क्या बन गया, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। इसीलिए बोला गया था जो प्रोडक्ट होता है इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, डिफर करता है विद द डिफरेंस ऑफ द क्या चीज़, विद द डिफरेंस ऑफ द कंडीशन, डिफरेंस ऑफ द मेटल। दूसरी बात, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ की बात जो आ रही है वो ये है, इससे रिलेटेड, इसकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड ये है कि कंसनट्रेट HNO3 जो होता है इज नेवर ऑक्सीडाइज एल्युमिनियम एंड क्रोमियम, ये दो चीज़ को ये ऑक्सीडाइज नहीं करती। किसको, एल्युमिनियम और क्रोमियम को ये ऑक्सीडाइज नहीं करती है। क्यों नहीं करती है वो ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो बिकॉज HNO3 concentrate form a protective oxide layer on
सरफेस ऑफ एल्युमिनियम एंड क्रोमियम, एल्युमिनियम और क्रोमियम के सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के द्वारा नहीं होने पाता है। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, नाइट्रिक एसिड कैन आल्सो ऑक्सीडाइज, नाइट्रिक एसिड HNO3 कैन आल्सो ऑक्सीडाइज मोस्ट ऑफ नॉन मेटल को भी ये ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखती हैं। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल को भी ये क्या करती हैं, ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखती हैं। जैसे कार्बन को ये CO2 में ऑक्सीडाइज करती हैं, फास्फोरस को ये आर्थोफास्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज करती है, सल्फर को ये सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज करती है, आयोडीन को ये आयोडोइक एसिड में HiO4 आयोडोइक एसिड में ऑक्सीडाइज करती है। और खुद नाइट्रिक एसिड जो होती है इट सेल्फ रिड्यूस इन NO2, ये खुद को NO2 में क्या करती है, रिड्यूस होती है। इन प्रोडक्ट के साथ ही साथ यहाँ पर इस रिएक्शन में वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। वाटर इज आल्सो फॉर्म, ये वाटर भी फॉर्म करता है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगा वो ध्यान दीजिएगा। कादेसिज्म बहुत सरल है रिएक्शन और बहुत ही इजी वे में हम बता रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहला जो होता है ये 14वें ग्रुप का है, ये 15वें ग्रुप का है, ये 16वें ग्रुप का है और ये 18वें ग्रुप का है। उसी वे में इसको लिख लीजिए। पहले 14वां ग्रुप लिखा आपने, फिर आपने 15वां ग्रुप लिखा आपने, फिर आपने 16वां ग्रुप रखा आपने, फिर आपने क्या किया 17वां ग्रुप ऐसे रख लिया। ठीक है, देखिए ये 14वां ग्रुप है, इसमें से 14 मीन्स 10 + 4, तो 10 को हटा दीजिए, क्या बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 4HNO3 लिख दीजिए। 15वां ग्रुप है यानी 10 + 5, 10 को हटा दीजिए, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा NH3 5NH3 HNO3 5HNO3। देखिए ये 16वें ग्रुप का है, तो इसमें से 10 हटा दीजिए तो कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी यहाँ पर लिखना है आपको 6HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब देखिए जो चीज़ हटा रहे थे बार बार, क्या हटा रहे हैं 10 हटा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 10HNO3 लिख देंगे। अब इसको जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हुआ तो लिख लीजिए CO2 प्लस। फास्फोरस किस में ऑक्सीडाइज हुआ है तो H3PO4 में हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए H3PO4। देखिए सल्फर किस में हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड में हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए H2SO4। फिर देखिए आयोडीन किस में ऑक्सीडाइज हुआ है तो आयोडोइक एसिड में हुआ है, तो IO4। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आयोडीन 2 है, तो यहाँ पर आप 2 कर लीजिएगा। ठीक है, 2 कर लीजिएगा। अब देखिए जितना आपने नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया है, 4 नाइट्रिक एसिड यूज़ किया है, तो 4 ही आप क्या करिए यहाँ पर NO2 बाहर निकाल लीजिए। 5 यूज़ किया है तो यहाँ पर 5NO2 बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर 6 यूज़ किया है तो यहाँ पर 6NO2 यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर 10 निकाला है लगाया है तो यहाँ पर 10NO2 लिख लीजिए। प्लस हो गया, ध्यान दीजिएगा अब प्लस हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और चारों हाइड्रोजन को हमको एज ए वाटर के रूप में निकालें। जितना भी हाइड्रोजन हमारे पास बचे रहेंगे वो सारे हाइड्रोजन को हम लोग वाटर के रूप में निकालेंगे। फिर से सुन लीजिए, जितना भी हाइड्रोजन हमारे पास बचे रहेंगे वो एज ए वाटर के रूप में निकालेंगे। तो 4 हाइड्रोजन बचा है तो इसका मतलब है यहाँ पर 2H2O बाहर निकाल लीजिए। देखिए 5 है, 5 में से 3 यूज़ कर लिया तो इसका मतलब 2 बचा है, तो यानी यहाँ पर H2O यूज़ कर लीजिए। देखिए 6 है, 6 में से 2 निकल गया तो कितना बचा 4 बचा, यानी यहाँ पर 2H2O कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 10 है, 10 में से 2 निकाल दिए तो कितना बचा 4 बचा, 8 बचा, तो यानी यहाँ पर 4H2O कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे रिएक्शन बैलेंस भी हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट में होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक ड्राई टेस्ट ट्यूब इस तरह से लीजिए। एक ड्राई टेस्ट ट्यूब है, ये एक ड्राई टेस्ट ट्यूब ले लीजिए यहाँ पर ऐसे, और इसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड से कस दीजिए। टेस्ट ट्यूब स्टैंड से कस दीजिए इसको ऐसे। आप ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया और इसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड से आपको कस देना है। कसने के बाद इसमें क्या करिए, एक्वस सोल्यूशन डालिए उस सॉल्ट का जिसमें कि नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। इसमें आपने क्या किया, एक्वस सोल्यूशन ऐड कर दिया। दिस इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन है ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग
नाइट्रेट आयन कंटेन करें। फिर इसके बाद इसमें आप क्या करना है, आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें नाइट्रेट आयन भरने के बाद इसमें आपको क्या करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इसमें आप सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, ये सेकेंड स्टेप है, इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड आप इसमें फेरस सल्फेट सोल्यूशन ऐड कर दीजिए, फेरस सल्फेट सोल्यूशन को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद इसमें क्या करना है आपको, ड्रॉपर, थर्ड स्टेप में आपको एक ड्रॉपर की सहायता से इसमें क्या करना है, आपको कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है थ्रू द वॉल, इस टेस्ट ट्यूब के वॉल के थ्रू आपको इसमें ड्रॉपर की सहायता से इसमें आपको क्या करना है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दीजिए। आप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। इस तरह से कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में आप इसमें ऐड कर दीजिए। और जहाँ पर ये दोनों सोल्यूशन टकराते हैं, जहाँ पर ये दोनों सोल्यूशन एक दूसरे के इंटरेक्ट करते हैं, वहीं पे क्या होती है, एक रिंग का फॉर्मेशन तैयार हो जाता है। और इस रिंग जो होती है ब्राउन कलर की, ध्यान रखना है ये टेस्ट ट्यूब हिलना नहीं चाहिए, अगर हिलेगा तो ये ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म नहीं होगी। ये जो होगा आपका ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन टेक प्लेस कर जाता है, रिंग बन जाती है, ब्राउन रिंग बनेगा। अब यहाँ पर जो रिएक्शन टेक प्लेस होगा वो आपको देखना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर रिएक्शन होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो सबसे पहले रिएक्शन टेक प्लेस करता है, सबसे पहले क्या होता है आपका जो फेरस आयन है, ये फेरस आयन जो होता है, ये आपका फेरस आयन जो है, ध्यान दीजिएगा, ये फेरस आयन जो है, ठीक है, ये फेरस आयन जो है वो आपका H पॉजिटिव प्लस NO3 निगेटिव नाइट्रेट आयन के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ में क्या बनता है, NO बनता है, साथ ही साथ में क्या बनता है, H2O बन जाता है, 2H2O बन जाएगा। यहाँ पर आप जानते हो नाइट्रिक एसिड जो होती है एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले ये नाइट्रिक एसिड जो होती है वो आपका फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है। अच्छा, ये नाइट्रिक एसिड आता कहाँ से, तो मान लीजिए कि आपने इसमें नाइट्रेट सॉल्ट के रूप में क्या लिया था, NaNO3 का यूज किया था। तो ये NaNO3 जो होती है जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है तब ये क्या बनाती है, NaHSO4 बनाता है, और साथ ही साथ में क्या बनाता है, HNO3 बनाता है। और यही नाइट्रिक एसिड जो होती है वो यहाँ पर यूज़ की जाती है, यानी ये फेरस आयन को ये फेरिक आयन में कन्वर्ट करती है और ख़ुद अपने आप को ये NO में रिड्यूस कर देती है। फिर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो होता है, अब ये फेरस आयन जो है, फेरस सल्फेट का फेरस आयन प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स H2O प्लस ये NO ये आपस में रिएक्ट कर जाती हैं, और रिएक्ट करने के बाद आपको बनाती हैं FeH2O5 और NO बनाती हैं, NO यहाँ बनाएंगी और साथ ही साथ में यहाँ पर +2 आयन आएगा इस तरह से, ठीक है। और इसके बनने के कारण, इसी के बनने के कारण क्या होता है, आपको ब्राउन रिंग फॉर्म होती है, ब्राउन रिंग फॉर्म होती है। इसी के बनने के कारण आपको ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है, ठीक है। अब देखिए यही रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में इस तरह से भी मिल सकता है, ध्यान रखना है आपको है, एनसीईआरटी में यही रिएक्शन आपको ऐसे मिलेगा, Fe, ध्यान दीजिएगा, FeH2O6 +2 प्लस NO गिव्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, FeH2O5 NO +2 और प्लस H2O, ये आपको मिलेगा। और यही आपका ब्राउन रिंग के लिए ज़रूरी है। चाहे आप इसको लिख लीजिए, चाहे ऊपर वाले को लिखिए, चाहे नीचे वाले को लिखिए, बात एक ही होगी। आप जैसे चाहे वैसे उस हिसाब में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, बात समझें। तो
तो यहाँ पर क्या क्या है आपका, यहाँ पर Fe है, ये Fe है, ध्यान रखना है आपको, है ये Fe है। ठीक है, बात समझे? थैंक यू। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो सबसे पहला जो इसका यूज़ हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ जो सबसे पहला चीज़ है वो फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स है। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स में करेंगे। दूसरा यूज़ कहाँ करेंगे, इन द फॉर्मेशन ऑफ TNT। TNT मीन्स ट्राई नाइट्रो टालवीन में करते हैं इसका यूज़। और साथ ही साथ में इसका यूज़ हम करेंगे नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में, नाइट्रोग्लिसरीन के फॉर्मेशन में करेंगे। कहाँ पे करेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन के फॉर्मेशन करेंगे। एंड सम अदर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कुछ अदर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में करेंगे। तीसरा बात करें हम लोग तो इसका यूज़ करते हैं एज ए ऑक्सीडाइज़र इन रॉकेट फ्यूल कि में करेंगे। चौथा देखिए इसका यूज़ कहाँ करेंगे, चौथा यूज़ करते हैं इन पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील करते हैं। स्टील में करेंगे। पांचवा देखिए इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, पांचवा यूज़ इसका हम लोग करते हैं, इसका यूज़ करते हैं इन एचिंग ऑफ मेटल में करते हैं इसका यूज़, इन एचिंग ऑफ मेटल में करेंगे। तो ये हमारे सारे यूज़ हैं। सबसे पहला इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजर, दूसरा इन द फॉर्मेशन ऑफ द TNT यानी ट्राई नाइट्रोटालवीन, और नाइट्रोग्लिसरीन में करेंगे इसका यूज़ हम लोग। दूसरा बात हम लोग करते हैं कहाँ पर यूज़ करेंगे इसका हम लोग, एंड इसका यूज़ करेंगे एज ए ऑक्सीडाइज़र इन रॉकेट फ्यूल में। नेक्स्ट कहाँ पर यूज़ करेंगे, इन द पिकलिंग ऑफ द स्टेनलेस स्टील करेंगे। और लास्ट कहाँ करेंगे, इन द एचिंग ऑफ द मेटल में करेंगे। ये सारे इनके